अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। हमने सुना था इंसान का बनाया गया कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, मगर कुदरत का जो सबसे बड़ा कानून दरियाओं का पानी वो भी अपना रास्ता खुद बनाता है। पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब और शदीद बारिशों और तूफ़ानों की जद में है, जिससे बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ है और जानी नुकसान भी हुआ है। आखिर इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं, माहिरीन का क्या करना है, और फिर अवाम जो है उनकी कैसे मदद की जा सकती है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास, जो कि माहिर आबी अमूर हैं। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ैनब नईम, जो कि मौसमियाती तब्दीली की माहिर हैं। मगर इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम चलते हैं लाहौर, जहाँ पे शाहिद हनीफ हमारे न्यो टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं, वो मौजूद हैं शाहदरा दरियाए रावी के किनारे, और उनसे जानते हैं कि अब तक की क्या वहाँ की सूरत हाल है। शाहिद हनीफ, ये बताएं कि कहा जा रहा है भारत से पानी के मजीद रैले भी आने की तवक्को है और मानसून का आखिरी सेशन भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो क्या सूरत हाल है लाहौर की? कितना बड़ा ख़तरा है इस वक्त लाहौर बतौर शहर? सर, खतरा तो बिल्कुल है, और आगे जो 2 से 3 घंटे है ना 12 बजे तक, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह DGPDM ने जो मीडिया टॉक की है, उन्होंने कहा कि जसर के मुकाम पे जो 2.5 लाख क्यूसेक का रेला निकला है वो 10 से 12 बजे के दरमियान में शादरा से गुजरेगा, और शादरा में जो यहाँ पे कैपेसिटी है पानी की वो भी तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक की है। अभी जो मौजूदा पानी यहाँ पे है वो 90,000 क्यूसेक से जायद अभी रेला जो है इसकी मिकदार वो यहाँ से गुजर रहा है, और तमाम जो करीबी आबादियां हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने खाली करवा दी है, और वक्तन सायरन बजाए जा रहे हैं तो लोग यहाँ से छोड़ के नकल मकानी कर जाएं। पर यहाँ पे बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लोग काफी तादाद है कि जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग, उन पे पानी का भी काफी ज्यादा बहाव का प्रेशर है, कितना वो इस नाखुशगवार खुदा ने कहा भी बातें से नीचे दूसरी जानिब लोगों को मना किया जा रहा है तो वो नकल मकानी करें। तो शादरा जाने वाला जो पुल है जिसके नीचे अभी भी मैं मौजूद हूँ दरिया नदी के किनारे, लोग वहां पे खड़े होकर सेल्फियां बनवा रहे हैं। उसके बाद जो है फैमिली खड़े होकर पानी को एंजॉय कर रही हैं, जबकि ये कुदरती आफत है। तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे अलर्ट हैं और ड्यूटी के फराइज पर अंजाम दे रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं कि यहाँ पे ना खड़े हों। उसके बाद दरिया के अंदर थोड़ा सा आगे देखा जाए तो 12 दरी है जहाँ पे शाहिद हनीफ साहब ये बताएं कि दरिया रावी के किनारे एक बड़ा रिहायशी मंसूबा लॉन्च किया गया था कई साल पहले, रूरल रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे के नाम से। उस मंसूबे का क्या हुआ? वहां पे क्या सूरत हाल है सैलाब की? सर, काफी प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने शुरू किए, तो उसमें झील भी थी जो कि काफी बड़ी मिकदार पानी की जो है उन्होंने स्टोर करनी थी, और ये बड़े सैलाबी मामला से बची हो सकती है, लेकिन वो शुरू ना किए जा सके। अभी जो डिफरेंट निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, डिफरेंट जो है सियासी लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में जो है वो मंजूर करवा के और दरिया की जगह के ऊपर सोसाइटीज बनाई हुई हैं, और सबसे ज्यादा परेशान भी वही लोग अभी नजर आ रहे हैं। अभी ठोकर पे मुल्तान रोड पे भी कुछ ऐसी सोसाइटीज निजी मौजूद है कि पानी अंदर दाखिल हो चुका है और बाइक की दीवारों के साथ पानी टच कर रहा है, और सबसे ज्यादा परेशान वही लोग नजर आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रात से भी एक निजी सोसाइटी की लिस्ट जारी की जहाँ पे खतरा है कि पानी अंदर दाखिल होगा। शरकपुर रोड पे कुछ सोसाइटीज हैं, इसी तरह मुल्तान रोड पे है, तो वो अभी पानी उनमें दाखिल होने की इत्तला मिल रही है। चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद हनीफ, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आप आबी अमूर के माहिर हैं। अब ये जो ख़तरनाक सूरत हाल है और अभी भी दरिया का पानी मज़ीद रेले भी आ रहे हैं, भारत से जो है पानी कहा जाता है छोड़ दिया गया है। पहले तो हम आते हैं कि इस सैलाबी सूरत हाल में हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी और है? देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी तो ये है कि वो सबसे पहले जो है वो बिल्डिंग बायलॉज और बिल्डिंग कंट्रोल्स को रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक इम्प्लीमेंट करे, ताकि ये जो आपके ये जो नुकसानात हो रहे हैं गलत डेवलपमेंट होने की वजह से ये ना हो। और दूसरा ये कि जो आपकी रिलीफ और रेस्क्यू की जो हैं इस वक्त टीमें, वो तो ज़बरदस्त काम कर रही हैं। NDMA, PDMA, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, रज़ाकार और पाक फ़ौज, ये सारे महकमे, सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो किसी भी डिज़ास्टर में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है कि जी जब
डिजास्टर हिट हो गया है तो आपने क्या करना है। लेकिन हिट से पहले की जो लाइंस ऑफ डिफेंस हैं उनके ऊपर हुकूमत का काम था कि हुकूमत सोचती और पीस मील में वो सारी लाइंस ऑफ डिफेंस क्रिएट की जाती। अब वो लाइंस ऑफ डिफेंस क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ है कम्युनिटी की एजुकेशन कि किसी भी डिज़ास्टर के मौके पे आपने क्या करना है। उसके बाद में प्लानिंग होती है कि जी जब अलर्ट्स जारी होंगे वो किस तरह से होंगे, क्या करना होगा, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है कि वो इस किस्म की जो डिज़ास्टर आते हैं उसमें कम्युनिटी की हेल्प करे। मसलन एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि दरिया है जहाँ पे प्लेन में बहुत ज़्यादा फैलता है और फैलने से वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है उन लोगों का जो उधर रह रहे हैं, उनकी फसलों का, उनके घरों का, उनकी प्रॉपर्टीज़ का। लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता, 50 साल में एक दफ़ा होता है। तो इसका ये मतलब है कि जिधर तक दरिया फैलता है उधर तक 50 साल में अगर एक दफ़ा आना है तो आप उस जगह को छोड़ दें। ऐसा ना करें, आप उधर आप रहें आके, लेकिन रहने का एक तरीका है जो बिल्डिंग कोड्स डिफाइन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो एक पुराना गलत डेवलपमेंट मॉडल था वो ये था कि अब दरिया के साथ साथ पूरा 100 मील का बंद बना देते थे। अगर एक जगह से टूट गया तो फिर उससे पूरे इलाके में फैलना है। मॉडर्न फ्लड अडेप्टेशन में ये होता है कि आप सिर्फ आबादी के इर्द गिर्द एक गोल दायरे में बंद बनाते हैं। जो बड़े शहर हैं, बड़े गांव हैं, उनके गिर्द एक गोल दायरे में आप बंद बना देते हैं और वो काफी ऊंचा होता है कि उसमें 1000 साल में भी पानी नहीं आ सकता। उस लेवल पे आप बना देते हैं, उसके ऊपर से सड़कें भी गुजर जाती हैं। और जब इस किस्म का कोई डिजास्टर आता है तो वो एक तरह का आइलैंड बन जाता है विच इज सेफ। फिर जो छोटी छोटी आबादियां होती हैं उनके लिए आप उन्हीं जगहों के ऊपर हाई ग्राउंड्स क्रिएट करते हैं। ठीक, उनको आप पीस मील में उधर आप दरख्त लगाएं, उधर आप स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाएं, इस तरह की चीजें करें। और जो छोटी आबादियां हैं, आइसोलेटेड घर है, मकान है, उधर से लोगों ने निकल के उनके ऊपर आना होता है। उनकी निशानदेही कीजिए, कम्युनिटी को पता हो कि जब अलर्ट का लेवल जो भी आपने जारी किया है कि मैंने अलर्ट लेवल रेड के ऊपर जो है वो फलां बंद के ऊपर आना है, उस बंद के ऊपर मेरे जानवर कहाँ पे होंगे, मैंने खुद किधर रहना है, मुर्गियां कहाँ पे रखूंगा, वगैरह वगैरह। ये आप बता रहे हैं कि 50 साल बाद अगर कोई ऐसा वाकया होता है, मगर अब जो मौसमियाती तब्दीली की बात हो रही है उससे तो लगता है कि अगले साल भी यही चीज होगी, उससे अगले साल बल्कि बढ़ती जाएगी, ये हमें बताया जा रहा है। तो उसके लिए फिर आप क्या कहते हैं? ये जो मौजूदा रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्लानिंग है, इस सारे को रिवैम्प करना पड़ेगा। देखिए उसका तरीका ये है कि आपने ना फ्लड हैजर्ड जोनिंग करनी है, जो कि बेसिकली आप, ये एक डेस्कटॉप स्टडी है, आप सैटेलाइट डेटा है आपके पास, ग्राउंड का डेटा है, उसको आपने कंप्यूटर के मॉडल में डालना है, फ्लड सिमुलेशन करनी है और आपने देखना है कि कौन कौन से आपके हैजर्ड जोन है जिनके बीच में। ये कौन से इदारे ने करनी थी? देखिए ये तो मेरे ख्याल में एनडीएमए वगैरह जो इस तरह के हैं इदारे जिनका काम है प्लानिंग करना, और फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, ये मतलब है कि आई वुड से कि ये लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पॉसिबल पे ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी एक यूनियन काउंसिल भी ये काम करे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। लेकिन आपने जो एनडीएमए का नाम लिया वो सारा साल तो कहीं नजर नहीं आते, जब सैलाब आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे और कोई अलर्ट्स भी कुछ जारी करना शुरू कर देंगे। तो प्लानिंग के अंदर उनका रोल क्यों नहीं है? लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, वहां पे एनडीएमए के लोग क्यों नहीं प्लानिंग का हिस्सा बनते? देखिए एनडीएमए के अलावा पीडीएमए भी है, पीडीएमए के बाद डिस्ट्रिक्ट भी है, उसके बाद में डीसी के भी ऑफिसर में, ये तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे तक है। तो इसमें ये जो भी ये कानून बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। इस गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए ना, थोड़े बहुत फंड्स भी दें ये काम करने के लिए। हमारा फोकस और एनडीएमए जैसे इदारों का फोकस शायद पब्लिक अवेयरनेस के नाम पे जो है बड़ी बड़ी तकरीबात रखना है, और उस हवाले से कुछ खबरें भी अभी हाल ही में आ चुकी हैं। बट एनीवे, डॉक्टर ज़ैनब नईम, आप क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं। जो डॉक्टर हसन कह रहे हैं कि अगर हमें मालूम है कि कई साल बाद, 50 साल बाद यहाँ पे सैलाबी रेला आ सकता है, तो एक प्लानिंग की जा सकती है। अब आपको क्या लगता है कि क्या आसार हैं ये जो मौसमियाती तब्दीली है, क्या ये इंटरमिटेंट है या अब ये हालात अगले साल मानसून में इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे? देखिए हमें ये अंदाजा इसी 2022 के बाद से लगा लेना चाहिए कि 2022 के बाद से मुसलसल हम छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे सैलाब देखते हैं, हीट वेव्स देख रहे हैं, ड्राई स्पेल देख रहे हैं, ड्राउट या पानी की किल्लत देखते हैं, ये फूड सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, फसलें सड़ रही होती हैं कभी कभी, तो ये डिजास्टर, और हम ग्लेशियाई झीलें भी देखते हैं, हर साल कोई ना कोई फट रही होती है। तो अभी ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आने वाले 10 सालों में होगा या 5 साल बाद, ये हर साल होगा, और आने
वाले सालों में शदीद हो सकता है। ये जो डॉक्टर हसन साहब बात कर रहे हैं, देखिए प्लानिंग, फेडरल फ्लड कमीशन जो है वो फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बनाता है, प्लान बना हुए भी होते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन्फोर्समेंट ऑन ग्राउंड नहीं है किसी भी प्लान की। फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी बनी हुई है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी हो या चाहे वो कोई भी वाटर पॉलिसी हो, कुछ भी, उस पे आपने अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं रखा हुआ। ये तो सूबाई सब्जेक्ट हो गया ना, पानी ले लें, एनवायरमेंट ले लें, क्लाइमेट चेंज ले लें, तो सूबों की अकाउंटेबिलिटी किधर है, उनके प्लान ऑफ एक्शन किधर है, जो बजट एलोकेशन हो रही है इस चीज के लिए वो किधर है। तो ये सबसे बड़ा मसला। दूसरा मसला ये कि ये डेकेड्स की मिस प्लानिंग है जो हम भुगत रहे हैं। आगे ही हम अपना हाल ठीक कर ले तो मेरे ख्याल से काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये जो इंक्रोचमेंट है फ्लड प्लेन की, इस पे अभी नेक्स्ट हाउसिंग सोसाइटीज जो बन चुकी हैं उनके ड्रेनेज प्लान मंगाएं, और जो जिनको आपने एनओसी इशू करने अगले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिठाएं, वो आपकी किसी प्लानिंग का आज तक हिस्सा नहीं बने। आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सेक्टर मिसिंग है, इट हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, आपको गाइडलाइन ही कोई नहीं दी हुई कि किस तरह आप उनको टैप कर सकते हैं, उनका फंड पोटेंशियल है कितना ज्यादा है। नेशनल क्लाइमेट चेंज फंड के तहत आप एक्ट के तहत आपका नेशनल फंड होना चाहिए, जो कि अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो देखें, जो चीजें हम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में वो तो करें, उसके बाद ये प्लानिंग, बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं डॉक्टर हसन कि ये प्लानिंग 10 साल 20 साल की मॉडलिंग पे होती है, और उसमें कोई एक इदारा नहीं होता, उसमें आपका सुपार्को होता है, एनडीएम होता है, फेडरल फ्लड कमीशन होता है, सब बैठते हैं और फिर बात करते हैं। दिस इज नॉट अबाउट वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। डॉक्टर ज़ैनब, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर बात होगी कि अब इस तमाम गंभीर सूरत हाल के अंदर भी कुछ इलाकाई सियासत का अंसर भी हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक साफी प्रोग्राम में। यूं तो पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी हो या दूसरे बड़े वाक़यात, उसमें यकीनन भारत का हाथ होता है, और अब जबकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में सैलाब और तूफ़ान आया है और बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत में भी ऐसे ही सैलाब और तूफ़ान आए हैं। मगर इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का क्या कहना है, वो ज़रा सुन लें। बदतरीन आबी जारियत का मुजाहरा आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह हिंदुस्तान इस क्लाइमेट डिजास्टर में भी सियासत कर रहा है। वो पानी को जमा करता है और एक रेले की सूरत में छोड़ता है ताकि उससे ज़्यादा तबाही हो, ज़्यादा नुकसान हो। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अमल करता और पाकिस्तान के साथ बर वक्त मालूमात शेयर करता और वाटर का एक स्टेडी फ्लो रिलीज करता, तो अगरचे ये कुदरत की आफत की तबाही है, लेकिन हम इससे बहुत बेहतर तौर पे लबरदाज़मा हो सके। तो सुना डॉक्टर हसन अब्बास आपने, कितना पहले जैसे कि एहसन इकबाल ने कहा, अगर बर वक्त इतला दे दी जाती और वो भी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कमिश्नर्स को, इंडस वाटर कमिश्नर्स को इतला आती, ये तो सफारत खाने के जरिए आई है, तो कितना टाइम मिलना चाहिए आपको ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत को बर वक्त इतला पहुंचाने के लिए कि हम यहाँ से पानी छोड़ रहे हैं? देखिए, इसका तो एग्जैक्ट जो है वो डेटा इंडस कमिश्नर के पास होगा, लेकिन देखिए ये जब मॉनसून का एंड होता है ना, 3-4 स्पेल्स गुजर चुके होते हैं, तो जो आपके स्ट्रक्चर ज़रा डैम शैम पानी रोकने वाले वो भर चुके होते हैं। उसके बाद में जो दरिया में मज़ीद पानी आएगा वो आपने छोड़ना है, और जितना पानी इस वक्त चनाब में आ रहा है या रावी में आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उनका स्ट्रक्चर उस पानी को जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं। वो भरा हुआ है, अब एज इफ देयर इज़ नो डैम, वो कुदरती पानी का भाव है, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को बचाने के लिए उस पानी को छोड़ना है। इसमें डैम मैनुअल होता है, और डैम मैनुअल में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस लेवल के ऊपर आपने कितना पानी रिलीज़ करना है। अगर वो उस लेवल पे आ गया तो उनके इंजीनियर ने उतना पानी रिलीज़ करना है। फिर ये कि वो जो कहते हैं कि वो उसको पल्सेस में छोड़ रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे कोई पता नहीं है कि कोई इस तरह की इंटेंशन चल रही है पीछे कि नहीं चल रही, लेकिन जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, मेजर स्ट्रक्चर जो पानी को सडनली रिलीज़ कर सकते हैं, वो पानी रिलीज होने के बाद पहले उनके अपने इलाके में चलेगा 100-200 किलोमीटर, मे बी 200 नहीं चलेगा, 100-125 50-60 किलोमीटर अपने इलाके में वो चलेगा पानी। और अगर वो इसलिए इतनी बड़ी वेव है कि उसने इधर आके तबाही मचाने, तो वो अपने इलाके में भी तबाही मचाता हुआ आएगा। ये 1988 में इन्होंने पोंग डैम के गेट इस तरह से खोले थे टू अवर्ट, मतलब टू सेव देयर स्ट्रक्चर, तो उसमें इतना ज़्यादा पानी आया था कि हमारे सतलज में बहुत पानी आया था। और उसके नतीजे में, क्योंकि कहा तो ये जाता है, एक वो जो डैम लॉबी है उसकी ये बड़ा प्रचार वो करते हैं कि जी डैम बन गए तो फिर सैलाब नहीं आएंगे,
बेसिकली डैम से सिर्फ छोटे सैलाब रुकते हैं, बड़े सैलाब ज्यादा बड़े होके आते हैं। तो डैम बेसिकली मैग्नीफायर है ऑफ लार्ज फ्लड्स। तो वही हुआ, और उसमें कोई सिटीजन था, उसने जाके भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जो डायरेक्टर था या जो भी उसका चेयरमैन था, उसको उसने गोली मार दी थी। यानी वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का चेयरमैन इज लाइक चेयरमैन वापडा, कि इन्होंने मिसमैनेज किया है। बेसिकली वो मिसमैनेज करें या ना करें, बेसिकली मैनेजमेंट है ये कि जब इतना ज्यादा पानी आ जाता है तो आपने उसको फौरन। तो आप ये मानते हैं बतौर वाटर एक्सपर्ट के पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर भारत इसको अच्छी नीयत के साथ प्लान करता तो साथ साथ पानी छोड़ता रहता बजाय इसके कि अचानक छोड़ता? देखिए अचानक, मैं कह रहा हूं ना कि अगर उन्होंने अचानक छोड़ा है तो वो पहले तबाही उन्होंने अपने मुल्क में मचाई है, फिर हमारे पास पहुंची है। अच्छा। तो अगर वो इस नीयत से कर रहे हैं कि हमारा मुल्क डूबता है तो डूबे, पाकिस्तान के डूबने पे हमें खुशी होगी, तो फिर ये बात मानी तो जा ये क्या सकती है। फर्क है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जो इंडस वाटर कमीशन है, कमिश्नर के जरिए इतला देने में और सफारत खाने के जरिए इतला देने में क्या फर्क है कोई, या कितने जल्दी दी जा सकती? नहीं देखिए, वो तो आजकल की कम्युनिकेशन में इतला तो फौरन दी जा सकती है, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो किसको इतला दे रहे हैं, वो इंडस कमिश्नर को दे रहे हैं या सफारत खाने को दे रहे हैं? क्योंकि वो तो मानते नहीं है ट्रीटी को। अब अगर उन्होंने ट्रीटी हेड इन अबेंस की हुई है तो अभी मेरी कल ही मुलाकात हुई थी इंडस कमिश्नर के साथ, तो उनका ये नजरिया था कि ठीक है, उन्होंने हमें इतला दी है, वी स्टिल वेलकम इट, कि उन्होंने दी है इतला। तो ये मतलब है कि उनका मौकिफ था, और जो हमने जो कुछ करना है, हमें तो पता है कि अचानक ऐसी चीज हो सकती है। हमारे अपने जेलम के गेट 1992 के फ्लड्स में इसी तरह अचानक खोले गए थे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को सेव करना था, और उसमें जो तबाही मची थी वो सबको पता है। ठीक है डॉक्टर ज़ैनब, इंडिया में जो सैलाब की सूरत हाल है, ऑब्वियसली मौसमियाती तब्दीली भारत को और पाकिस्तान को दोनों को मुतासर कर रही हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये जो कुदरत का जो कानून है, जो दरियाई पानी है, इसको भी रोका जा सकता है, इसमें भी रुकावट डाली जा सकती है, या भारत भी मजबूर है पानी छोड़ने पर? देखिए, इस साल मई में यूरोपियन कमीशन ने जो डेटा इशू किया था वेदर फोरकास्टिंग का और मॉनसून फोरकास्टिंग का, उसके मुताबिक उन्होंने बता दिया था कि भारत और पाकिस्तान में किन किन इलाकों में बारिशें मामूल से ज्यादा मुतवक्की हैं और सैलाब आ सकते हैं। तो ये हमें मई से पता था कि भारत में भी सैलाब आने और पाकिस्तान में भी आने, दोनों को पता। तो उसके बावजूद जी, तो अभी इंडिया ने तो पानी छोड़ना ही छोड़ना था, ये अब उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं एक बात कहती हूँ, वाटर इज योर लाइन ऑफ कंट्रोल। सिर्फ इसलिए नहीं इंडिया कह दे हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे डॉक्टर हसन बात कर रहे हैं, उनको पानी छोड़ना ही छोड़ना है, वो उधर भी तबाही मचाएगा और इधर भी तबाही मचाएगा। ये जो दरियाई सैलाब हैं, ये सारा डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में कैनाल सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम की मैनेजमेंट कैसे हो रही है। अगर आपके मुल्क में बड़ा डैम तो चले, हमें जियोपॉलिटिकल लेंस से जरूरत है ही है, लेकिन छोटे डैम्स या जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनकी मैनेजमेंट करना भी जरूरी होती है, ताकि इस पानी के पोटेंशियल को आप मैनेज कर सके। फिर एक और चीज हमने इसके रास्ते में भी देखें, ये सतलज, ये रावी, ये दरिया है ना, तो इनके रास्ते में हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। फिर हम कहते हैं कि अभी हमें 10 दिन पहले हमें पता था इस चीज का, फिर भी इवैक्यूएशन हम तब कर रहे हैं जब अगले कुछ घंटों में पानी आने वाला है। तो ये तैयारी तो ना हुई, इसको आप तैयारी तो ना कहिए, तो सर पे आ पड़ा तो हम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपनी वाटर डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग करनी। अभी भी देखें, जो रोड कोई का पोटेंशियल है पाकिस्तान में, हिल टॉरेंट जिसको आप कहते हैं, इतना पानी है, 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी 14 हिल टॉरेंट से सारा समंदर में बह जाता है। आपने कोई छोटे डैम्स ही नहीं बनाए, तो सिर्फ इंडिया का तो कसूर नहीं है ना, इसमें तो हमारी अपनी भी मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, मैं क्विकली, आखिरी मिनट है डॉक्टर हसन, ये छोटे डैम बनाने की कितनी जरूरत है? और फिर ये भी कहा जा रहा है डैम्स न बनने से खरबों रुपए मालियत का पानी समंदर बुर्द हो गया। ये गलत कहा जा रहा है ना जी। देखिए, बात ये है कि ये इसी तरह से है, जो समुद्र में पानी जाता है ना, वो अपने साथ सिल्ट भी लेके जाता है और सॉल्ट्स भी लेके जाता है। आपके लैंडस्केप में पहाड़ों से कम से कम भी कोई 50-60 मिलियन टन सॉल्ट है जो डिसलॉज होके आपके लैंडस्केप में आता है, और वो ये दरिया ही हैं जो उसको समुद्र तक पहुंचाएंगे। अगर दरिया समुद्र में नहीं जाएगा तो वो आपकी सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग करेगा, और समंदर जो है जमीन पे आ जाएगा। जी जी, समुद्र भी जमीन पे आएगा। देखिए, वो एक मास बैलेंस है। तो आप कहते हैं कि डैम इज नॉट सोल्यूशन? डैम इज नॉट द सॉल्यूशन सर, रिवर का कॉरिडोर खोलना इज द सॉल्यूशन। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस और कंफॉर्मिंग विद द नेचर इज द सॉल्यूशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास और डॉक्टर ज़ैनब नहीम। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज
मगर बकौल उनके वो दिल से PTI के साथ हैं। जनाब साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है इमरान इस्माइल, साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आपका तारफ़ किस जमात के हवाले से कराऊं, तो वैसे आप क्या चाहते हैं कि आप टीवी प्रोग्राम्स में जाते हैं तो कौन सी जमात के साथ आप अपनी शनाख्त चाहते हैं? शनाख्त तो मेरी PTI है। मैं तो हमेशा से मैं कहता हूँ कि मेरी पैदाइश PTI में हुई थी, या ये कह लें कि PTI हमारे वतन से पैदा हुई थी, क्योंकि मैंने 1993 में इमरान खान साहब को ज्वाइन किया था शौकत खानम की कैंपेन में, और फिर उसके बाद से जब PTI का एक आइडिया आया, फिर इवॉल्व हुआ, फिर एजेंडा बना, फिर उसके बाद जब उसकी लॉन्चिंग हुई तो मैं उस वक्त एक बड़ा यंग वर्कर की हैसियत से खान साहब के साथ साथ होता था। मैं हमेशा बात बड़े फख्र से ये कहता हूँ कि मैंने कभी PTI ज्वाइन नहीं की, मैं PTI बनाने वाले से हूँ। इनफैक्ट आज की PTI जो है उसमें एक इमरान खान साहब हैं और एक मैं हूँ, और फाउंडर मेंबर्स में से और कोई भी नहीं। अच्छा, मगर फिर आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी, और देखिए ये बात बार बार होती है, आपको आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भी दिखाई जाती है जिसमें आप वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि मैंने पार्टी छोड़ दी है, ओहदे छोड़ दिए। अपना थ्रेशोल्ड होता है, आपका थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा, मेरा थ्रेशोल्ड कम था, मैं नहीं वो चीजें बर्दाश्त कर सका जो शायद कर लेनी चाहिए। तो क्या गारंटी है कि मुस्तकबिल में, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड कम है, कि दोबारा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस गारंटी नहीं है? देखें मतीउल्लाह साहब, बात ये है कि आप नवाज शरीफ से लड़ लें, किसी सियासी कुव्वत से लड़ाई कर लें। आप मैंने अल्ताफ हुसैन के सामने 9-0 से इलेक्शन लड़ा है 2014 में, जिस वक्त सारे मीडिया जो है मेरे पीछे कैमरा लेके फिरता था और उनको यकीन था कि अभी मारा जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, वो भी हमने फेस किया है। नवाज शरीफ के टाइम में भी हम जेल गए हैं। तो इमरान खान का थ्रेशोल्ड जो है आपसे बहुत ज्यादा है। इमरान खान का थ्रेशोल्ड तो बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है ना। वो तो देखें 2 साल से वो जेल में पड़ा है, ना वो बीमार हो रहा है, ना वो अस्पताल जाने की जिद करता है, ना कुछ है। तो वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो अपनी बात पे खड़ा हुआ है। अब वो बात उसकी ठीक है कि गलत है, वो उस पर बाद में बहस हो सकती है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और जिन लोगों ने PTI की खातिर कुर्बानियां दी, जेल में गए, मुकदमात भुगते, उन पे तशद्दुद हुआ, उनके अहले खाना पे तशद्दुद हुआ, उन सब का थ्रेशोल्ड आपसे बहुत ज्यादा है। जी जाहिर, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ये थ्रेशोल्ड कम होने का फायदा क्या होता है वैसे? नहीं, फायदा कोई नहीं होता, फायदा नुकसान की बात नहीं है। आप यानी आप अभी गवर्नर थे, गवर्नर के उतरते साथ ही आप जेल चले गए, जेल में जाके जो है आपने सख्तियां भुगती, आपको काल कोठरी में डाल दिया जाता है, आपको मुलाकात नहीं होती है, आप परेशान हो जाते हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, काफ़ी सख्तियाँ होती हैं। किसी ने भुगत ली, किसी ने 2 महीने भुगती, किसी ने 10 दिन भुगती, किसी ने 6 महीने भुगती। कई लोग हैं जो बर्दाश्त कर गए, जो उनको आदत होगी, वो 2-2 साल से जेल में बैठे हैं और आराम से बैठे हैं। अभी आपको PTI दोबारा ज्वाइन करने की इजाजत मिल गई है? मुझे किसी से इजाजत नहीं लेनी जी, मुझे तो इमरान खान से इजाजत लेनी है। इमरान खान साहब जब जेल से आएंगे वो फैसला करेंगे कि हम ज्वाइन कर सकते हैं या हम गद्दारों की लिस्ट में खड़े हों। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप कहते हैं अभी भी PTI में है, तो बतौर PTI कारकुन, लीडर, व्हाटएवर, आप क्या मशवरा देंगे इमरान खान को जेल से बाहर आने के लिए कि अपना थ्रेशोल्ड थोड़ा नीचे कर लें? नंबर 1 तो ये कि जी मैं अपने दिल में PTI में हूँ। PTI वाले तो ज़ाहिर है कि हमें नहीं कबूल करते, तो लिहाजा मैं PTI की तरफ से तो कोई बयान देने के काबिल नहीं हूँ। और नंबर 2 ये कि जो आपने बात पूछी, मेरा ख्याल ये है कि जो PTI की इस वक्त हाजिर लीडरशिप है जो जेल से बाहर है, वो मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे भी अर्ज कर देता हूँ कि वो मेरे नज़दीक वो कॉम्प्रोमाइज है, इनकॉम्पिटेंट है। अभी जो आप कह रहे थे कि उनका थ्रेशोल्ड आपसे ज्यादा है क्योंकि वो अभी भी PTI में तो मौजूद हैं। ना, मैंने आपसे कहा उन लोगों का थ्रेशोल्ड मुझसे ज्यादा है जो जेल में है, जो सख्तियां भुगत रहे हैं। ये तो घंटे के लिए नहीं गए जेल, इन्होंने तो जेल की शक्ल नहीं देखी, इन्होंने इमरान खान के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, इन्होंने कोई, यानी आप मुझे बताएं कि सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट कर रहे हैं, डी चौक वाले जिस दिन धरना था या जलसा था उस दिन ट्वीट कर रहे हैं, निकाल के देख लें आप कि जी PTI इस वक्त हालत जंग में है और जंगें तदबीर से लड़ी जाती हैं, जोश से नहीं। तो लिहाजा तदबीर ये है कि अगर हमारी लीडरशिप वहाँ पहुँचेगी तो अरेस्ट हो जाएगी, तो लिहाजा हमने अरेस्ट ना होने का फैसला किया ताकि बेहतर क़यादत फराहम की जा सके। अवाम से और वर्कर से ये गुजारिश है कि वो भरपूर तादाद में पहुँचे और एहतजाज करें। मगर देखिए ना, आप सलमान अकरम राजा और दीगर PTI के लीडर आपकी ये बात सुन के पहला सवाल तो ये करेंगे ना
کہ کم از کم عمران اسماعیل صاحب تو ہمیں یہ نہ بتائیں نا کہ کیسے سیاست کرنی ہے. انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا. نہیں سر جی, یہ جائز پیکیجز ہیں. جائز 500 میں 300 منٹ فری, اور جائز 250 میں جو ہے وہ 100 منٹ فری. یہ جائز پیکیجز ہیں. یہ جو پیکیجز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں جاتے جیل؟ یہ کیسے بچے میں باہر؟ یعنی شاہ محمود قریشی نے ایسا کیا؟ عمران اسماعیل صاحب آپ کیوں نہیں جاتے جیل؟ آپ کیوں نہیں گئے, کیوں پارٹی چھوڑ دی؟ میں تو آپ کو کہا نا کہ میرا تو تھریش ہولڈ نہیں ہے. میں جیل گیا, میں نے جیل برداشت کی جتنے دن کر سکتا تھا, نہیں کی میں نے چھوڑ کے آ گیا. یہ پیکیج تو ہمیں بھی مل سکتا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم رہے وہاں لیکن رہے ان کے, تو یہ پیکیج تو ہمارا بھی ہو سکتا تھا. کوئی نام لیں گے آپ ایسا بندہ جیل میں ہو جو انہی کا وہ بندہ اور سب ڈرامے کر رہے ہوں؟ نہیں دیکھیں آپ مکس کر رہے ہیں, شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات. میں کہہ رہا ہوں کہ جو جیل میں ہے نا وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے یا پی ٹی آئی کے نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں, اور ان تھریش ہولڈ بھی ہم سے زیادہ ہے, اور وہ ہم مجھ سے بڑے لیڈر بھی ہیں سارے کے سارے. اچھا بتائیں نا پھر خان صاحب کے لیے کیا پیکیج آپ تجویز کر رہے ہیں؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو جیل سے باہر ہیں, نہ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے جیل گئے نہ جیل دیکھی. اچھا عمران خان باہر کیسے آئیں گے یہ بتائیں نا پھر. سر جی دیکھیں, دو اس کے آسپیکٹس ہیں کہ جس طرح سے جو اسٹریٹجی بننی چاہیے تھی میری ناقص رائے کے حساب سے. نمبر 1 یہ تھا کہ جو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتا جس کی قیادت شاید مولانا فضل الرحمان کرتے, یا اب جیسے اچکزئی صاحب کو دیا گیا وہ کرتے, اور پی ٹی آئی اس میں کوئی یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران خان کی رہائی نہ ہوتا, بلکہ 3-4 دیگر ان کے ساتھ پوائنٹس کے ساتھ جس میں ساری جماعتیں مانتی ہیں, اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی تحریک چلائی جائے گی. وہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی. وہ کیسے کرتے ہیں؟ سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, 26 نومبر ہو جاتا ہے, گولیاں چل جاتی ہیں, ان بیچاروں کا تھریش ہولڈ تو آپ سے بہت زیادہ تھا جنہوں نے جانے قربان کر دی. آپ نکلتے ہیں سڑکوں پہ, اگر پی ٹی آئی کال دیتی آپ نکلیں گے سڑک پہ؟ احتجاج کی بات, احتجاج تو ہوتا ہی سختی کے اندر ہے, کبھی نرمی میں احتجاج ہوا ہے. تو آپ 26 نومبر کو کہاں تھے؟ کوئی ایک تحریک بتا دیں جس میں میں تو نہیں ہوں نا, میری بات تو چھوڑ دیں. میں تو آپ کو کہا میں آپ نے کہا پی ٹی آئی میں ہیں. نہیں, میں اپنے دل سے پی ٹی آئی میں ہوں, لیکن پی ٹی آئی میں موجود نہیں ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے آپ میری یہ بات سن لینا کہ میں ایک کمزور آدمی ثابت ہوا ہوں. میں نے اپنے نظریے پہ کھڑا رہنے کی کوشش کی, میں نہیں کھڑا ہو سکا, میں وہ سختیاں نہیں بھگت سکا. میرا یہ پہلے دن سے خیال تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا افواج پاکستان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کر سکتے. کوئی سیاسی جماعت یہ برداشت نہیں کر سکتی. یہ میرے لیے ایک حقیقت ہے. ممکن ہے اس کو آپ بزدلی کا نام دیں یا جو بھی دیں, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ, کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ٹکراؤ کیا جا سکتا ہے, چاہے اقتدار میں ہو اقتدار کے باہر. تو آپ ابھی بھی عمران خان کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے؟ عمران خان کی پالیسیوں سے کیوں اتفاق نہیں کرتا؟ عمران خان کی پالیسی اگر یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط پالیسی ہے. عمران خان کی پالیسی اگر یہ ہے کہ وہ پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک پالیسی ہے. ہم نے تو ہمیشہ تبدیلی کے لیے کام کیا ہے. ہم تو وہ لوگ تھے متی اللہ صاحب جس وقت نواز شریف صاحب برا بھلا کہتے تھے آرمی چیف کو, اور وہ ان کے لیے باتیں کرتے تھے, تو اس وقت عمران خان یعنی میڈیا پہ جو کہتے تھے. میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں کہ بند کمرے کے اندر وہ ہمیں کہتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے کبھی بھی اپنی آرمی کے ساتھ نہیں ٹکرانا, ہم نے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہونا ہے. جو خان صاحب کی جو آخری ٹویٹ ہے وہ آپ نے دیکھی ہے؟ آپ کے خیال میں ٹکراؤ کی ٹویٹ نہیں ہے؟ ہے بالکل ٹکراؤ کی ٹویٹ. تو پھر ابھی آپ پی ٹی آئی چھوڑ کیوں نہیں دیتے احتجاجن؟ نہیں, میں اور کس طرح چھوڑوں, چھوڑ تو چکا ہوں. میں تو آپ سے کہا میں دل سے ساتھ ہوں پی ٹی آئی کی. مجھے آج بھی پی ٹی آئی میں نے دیکھا ہے, مجھے بڑی عزیز ہے. تو آپ کے خیال میں عمران خان ڈیل کر کے باہر آ سکتے ہیں؟ آپ مجھے طریقہ بتا دیں میں اور کس طرح چھوڑوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. آپ دل سے چھوڑ دیں. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب, صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. اب تک اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.